दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट एनटीपीसी का 191 नंबर। और इससे पहले ढेर सारे पार्ट्स करवा चुके हैं दोस्तों, और सभी हमने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं और सारे क्रम से हमने लगाए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अगर आप क्रम से देखते हैं तो बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी होने वाली है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस तो करवा ही चुके हैं, साथ में आप लोगों की लगातार क्वेरी रहती थी कि सर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस स्पेशल तरीके से करवाइए। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी में जो भी पूछे गए थे रियल क्वेश्चन पेपर को आज हम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम ट्रिक से भी समझेंगे और साथ ही ऑप्शन देखकर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ऑप्शन से भी हम देखेंगे कम से कम समय में क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। क्वेश्चन है आज का पहला। विद्युत बल्बों की एक खेप में, यानी कि कोई लाया गया होगा एक पूरा का पूरा, तो उसमें क्या हुआ 4% टूट गए। जो बल्ब लाए गए थे इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए, यानी कि वो खराब थे, जल नहीं रहे थे। तो यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या बतानी है। यानी कि टोटल हम कितने बल्ब शुरुआत में लेकर आए थे तो बताना है उनकी संख्या, जबकि जो टूट गए हैं और जो खराब निकले हैं उनमें संख्या दोनों की मिला दें तो 112 हो रही है। तो बस क्वेश्चन को हम यहीं से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि क्वेश्चन हमने ये माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बल्ब है। तो मान लो हमने 100 बल्ब लिए होंगे शुरू में, पहली खेप में कितने, मान लो कि 100 बल्ब रहे होंगे। 100 में से 4% टूट गए। 4% का मतलब क्या हुआ कि 4 बल्ब टूट गए। तो आप बताओ कि बचे कितने होंगे। तो आप कहोगे 4 हटा दो तो 96 बचेंगे। इस 96 में से 25% और खराब हो गए, तो 96 में 25% आप निकालो। तो मैं आपको समझाने के लिए 25/100 लिख रहा हूँ, वरना डायरेक्ट 25% को 1/4 भी लिख सकते हो। 25 से कम, 25 चौको 7, ठीक है। फिर देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24, यानी कि 96 में से 24 और आप हटा दो तो कितना आएगा, ये 2 और ये 72 हो जाएगा, ठीक है। मतलब खराब बल्ब कितने निकले, 24 ही तो निकले। 96 का अगर 25% करोगे 24, तो देखो 4 बल्ब तो टूट गए थे प्लस 24 बल्ब खराब निकल गए, तो टोटल कितने हमारे हिसाब से खराब निकले, 28 बल्ब। और 28 बल्ब खराब निकले, ठीक है। हमारे हिसाब से 28 बल्ब, क्वेश्चन के हिसाब से 112, तो 28 की वैल्यू 112 के बराबर हो जाएगी। इसको काट दीजिएगा, वैसे तो कट जाएगा कितनी बार में, 4 8 32, चलो आप 28 से ही काट दो तो 28 से कम 28, 28 चौको होता है क्योंकि 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11, हाँ, तो 4 बार में जाएगा। तो एक की वैल्यू 4 है तो हमने कितनी मानी थी, 100। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 से आप गुणा करा दो, तो यहाँ भी 100 से आप गुणा कराओगे तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला लिखा हुआ यही करेक्ट होगा। तो बस इसी प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है, यदि 9x x और 49 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करिए। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप समझो हमेशा। अगर यहाँ बीच वाला पूछा है, पहले तो बेसिक देख लो, x और यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर 49 लिखा है। तो बेसिक क्या होता है दोस्तों कि अंदर वालों को हमेशा गुणा करते हैं और बाहर बाहर वालों का गुणा करते हैं, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे में 49, ठीक है। ये बता रहा हूं आपको। अगर x आप निकालोगे तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3, और 49 क्या होता है, 7 गुणे में 7। तो देखो इसको 3 7 का पेयर बन जाएगा, तो एक इससे निकाल लो, एक इससे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुणे में 7, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 3 21। तो 21 ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमेशा आप ये देखो कि x स्क्वायर आ रहा है। x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमें तो x चाहिए, तो स्क्वायर लगा है तो हमें अंडर रूट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू जब निकालोगे तो 9 का हमें पता होता है 7, और माफ कीजिएगा, इसका 9 का होता है 3 और 49 का होता है 7। तो बस 7 3 21 निकाल दो। डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे बिना पेन और पेपर के। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओकन
ओशिनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आप लोग को बताना है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ, जो और बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा तो भी आप इन 4 ऑप्शन से कोई एक बताओ, जो भी सही लग रहा है आपको। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है, ठीक है? क्वेश्चन है, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। यानी कि अगर 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट वो लेट हो जाता है। जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 40 से चलेगा तो 5 मिनट वो पहले ही पहुंच जाता है। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी बताना है। जैसे मान लो उसका घर है और यहाँ पर कार्यालय है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस बताना है, ठीक है? इसके लिए देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, फर्राटे वाली। सबसे पहले देखो उनकी चाल क्या है। एक चाल 30 दिया है, एक चाल 40 है। एक जाने की होगी, दोनों जाने की ही है, जाने आने कुछ भी दिया हो, लेकिन बराबर दूरी तय करे तो भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1 S2 अपान में S1 माइनस का S2, ये क्या है? ये डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। बीच की दूरी तो पूछा है, इनटू में आप कर दोगे T1 प्लस का T2 अपान में 60। लेकिन ध्यान दो, T1 और T2 को प्लस कब करोगे? जब यहाँ पर एक में देरी हो रही हो और एक में पहले पहुंच रहा हो, या इधर वाले में पहले पहुंच रहा हो या यहाँ पर देरी पहुंच रहा हो, तब आप दोनों को प्लस करोगे, T1 प्लस T2। लेकिन अगर यहाँ पर भी देरी हो रही है, यहाँ पर भी देरी हो रही है, सेम सेम हो रहा है, मतलब समय अलग होगा, जैसे 10 मिनट देर से, यहाँ 20 मिनट देर से, देर देर दोनों में आ रहा है, या फिर पहले इसमें भी आ रहा हो, पहले वर्ड इसमें भी आ रहा हो, तो हमेशा दोनों को घटाओगे, यानी कि प्लस की जगह में आप क्या लगाओगे? यहाँ पर माइनस लगाओगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक देर हो रहा है, एक पहले पहुंच रहा है, इसलिए मैं दोनों को ऐड करता हूँ। अब S1 का मतलब हो गया कि पहली चाल जो 30 दी है, और S2 का मतलब दूसरी चाल जो कि 40 है। तो देखो 30 गुणे में 40 क्या है? दूसरी चाल है, तो ये लिख दो। और S1 माइनस S2 यानी कि 30 माइनस का उल्टा कर दो आप। S1 माइनस S2 आप कहोगे तो माइनस में आएगा, तो कभी भी माइनस में चाल नहीं होगी, तो यहाँ दोनों का अंतर निकालना होता है। तो हमेशा याद रखना, आप S2 माइनस S1 भी कर सकते हो, या S1 माइनस S2, जो बड़ी वैल्यू उसमें छोटी घटा दो। तो 40 में से 30 घटाता हूँ मैं, 40 माइनस का 30 हो जाएगा, ये 40 है, 46 मत समझना, इंटू में T1 प्लस T2 में डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 बटे में 60। अब देखो 60 कब लिखोगे आप? जब यहाँ पर मिनट लिखा हो, क्योंकि चाल किलोमीटर में है, प्रति घंटे में, और ये मिनट है, तो मिनट को घंटा बनाने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर घंटा ही घंटा दिया हो, जहाँ पर चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में और यहाँ पर भी, तो आप 60 नहीं लिखोगे, ठीक है? हमेशा याद रखना। तो देखो ये तो एक काम करो, इसको हटा के मैं डायरेक्ट 40 माइनस 30 10 ही लिख देता हूँ, ठीक है? तो इसको देखो, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ बचा कितना? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 2 गुणे में 15, बराबर में हो जाएगा 30 किलोमीटर। ये दूरी आएगी, और दूरी ही बताना था, तो 30 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? अब देखो इसको और शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो आप? डायरेक्ट कर सकते हो आप, 40 गुणे 30 लिख दो, जैसे 40 गुणे में 30 लिख दिया, और ये पता है हमेशा कि यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। गुणे में देखो 15 10 5 15, 15 को 1/60 करेंगे तो 15 चौको 60, 1/4 लिख सकते हो। ऐसे भी इसको ये काट दो, इससे ये काट दो, 30 आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया था एनटीपीसी में, ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। 2016 की वैकेंसी में भी रिपीट हुआ था, 2019 वाले में भी रिपीट हुआ था, और 18 वाले में भी रिपीट हुआ था, और चांसेस है कि इसमें भी रिपीट हो, ठीक है? तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन है, ये बताना है आप लोगों को। तो देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन तैयार है। इसका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा कमेटी पोस्ट जो हम डालेंगे, उसमें ये पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर सहित से हम दे देंगे, तो वहां से देख सकते हो। लेकिन एक बार कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है √81 प्लस 0.81 ऐसे करके। मेन खेल बस पॉइंट का है, अगर आप पॉइंट वाला समझ जाओगे तो आसानी से इसको कर ले जाओगे। देखो ये ब्रैकेट लगा है और ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है दोस्तों को जो 81 होता है उसको आप लोग लिख सकते हो 9 गुणे में 9, ठीक है? पेयर बन रहा है इसलिए हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 9, आंसर 9 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम 81 को हटाकर 9 लिखने वाले हैं हमेशा, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा,
प्लस लगा दो क्योंकि ये प्लस लगा है। अब देखो 81 था तो 81 को हम 9 लिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। देखो 8 और 1 2 डिजिट हो गए, तो हम अब एक कम करके यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएँगे, यानी कि 0.9 आएगा। प्लस देखो अगला ये वाला, तो इसमें भी ठीक देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद राइट साइड में देखो डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो इसका मतलब हम ऐसे पॉइंट लगाएँ जहाँ पर 2 डिजिट हों। तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लिख दो। एक यहाँ पर 0 लगा दो ताकि पॉइंट दिखे हमारा। समझ में आई बात? अब ये तो हो गया ब्रैकेट के अंदर की बात, ये बाहर वाला है। तो बाहर देखो अंडर रूट में लिखा था 1 के साथ कितने जीरो हैं? 4 जीरो, तो 2 जीरो हटा दो क्योंकि पेयर बनेगा ना, यहाँ पर 100 गुणे 100 बना सकते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 100। बात क्लियर है? और जिसको नहीं समझ में आया तो एक काम करो, 0 0 का पेयर बना लिया करो। तो बस पेयर बन गया, तो 1 0 इससे ले लो, 1 0 इससे ले लो, 1 वही रहेगा। अब आगे देखो इसको जोड़ना है हमें, तो 9 या ऐसे कर दो, मैं ऊपर-नीचे कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, पॉइंट कर दो, 0 0 लिख दो। इसको हमने लिख दिया पॉइंट फॉर्म पे। अगला है पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना ज़रूरी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ भी 0 लगा दो, ठीक है? अगला देखो 0.09, ठीक है? अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो ये हो गया 9 9 पॉइंट लगा दो 9, ठीक है? अब यहाँ पर इंटू करेंगे 100 100 क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर 100 से गुणा कराओगे तो ये 999 हो जाएगा। चलो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 ज़ीरो, तो ये पूरा खत्म हो गया। पॉइंट 00 को हम केवल हटा ही देते हैं, तो 999 आंसर आएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है किसमें? दूसरे वाले में दे के रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस सिर्फ प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे वैसे ही क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम ले सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो, ये ज़रूरी होता है। देखो हमारा प्रश्न है, कथन निष्कर्ष हर एक सेट में पिछली बार आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन श्योर थे कि पूछे ही पूछे जाते हैं, और ये हर बार के पेपर आप कभी भी का उठा के देख लो रेलवे का, इसमें पूछे ही जाते हैं एनटीपीसी में। तो देखो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है हमारा, देखो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि पूरे जो आंसर होंगे, तर्क होंगे, वो हम प्रश्न पर ही आधारित होते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में भी बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए? यानी कि कह रहा है कि जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो विद्यालयों में बच्चों के लिए भी कोई यूनिफॉर्म ना हो। समझ में आया है बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉलेज में बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो क्या इसी हिसाब से विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनकी भी यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए? अब आते हैं तर्क के हिसाब से। तर्क कह रहा है हाँ, हाँ का मतलब है कि हाँ आप सही कह रहे हो, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए विद्यालयों में भी, क्योंकि वहाँ पर कॉलेजों में नहीं होती है। कह रहा है हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। देखो स्वतंत्रता तो दी जानी चाहिए, ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, हालाँकि ये पूरी तरह से सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर देखो कह रहा है विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता है, वो पहन सकते हैं कपड़े, लेकिन कॉलेज में ही थोड़ी ना स्वतंत्रता दिखानी होती है। कॉलेज में रूल रेगुलेशंस भी होते हैं, आप घर में पहन सकते हो, पूरी आज़ादी है, तो स्वतंत्रता हर जगह आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है? जैसे आप कहीं पर कोई बात कर रहा है, आप बोलते जा रहे हो बीच-बीच में, तो आप कह दो मुझे बोलने की आज़ादी है, तो ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब आज़ादी है, लेकिन हर जगह आप ये नहीं कह सकते, जहाँ दूसरे की आज़ादी का हनन ना हो, वहाँ पर आपको आज़ादी है। तो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अच्छी बात है कि इनको स्वतंत्रता दी जाए कपड़े पहनने की, लेकिन ये नहीं कि स्कूल में भी आप स्वतंत्र हो, कपड़े पहनो ना पहनो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो हर प्रकार के कपड़े स्कूल में नहीं पहन सकते हो। तो ये इसका मतलब मेरे हिसाब से ये गलत है। आगे देखेंगे, नहीं, नहीं का मतलब है कि हाँ, ये कह रहा है कि यूनिफ़ॉर्म नहीं होनी चाहिए स्कूलों में, तो ये कह रहा है नहीं, नहीं, गलत बात आप बोल रहे हो। क्यों गलत? क्योंकि यूनिफ़ॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो यूनिफ़ॉर्म पहन के आएँगे बच्चे, तो वो एक तरह से दिखें कि हाँ, वो अनुशासन में हैं, और समानता की भावना होगी। समानता मतलब भेदभाव नहीं होगा। मान लो कोई अमीर घर से है, तो उसके पास 20 जोड़ी कपड़े हैं, कोई गरीब घर से उसके पास 1 ही जोड़ी कपड़े हैं, तो ये तो डेली 20 जोड़े वाला कपड़ा डेली बदल-बदल कर आएगा। लेकिन जिस बेचारे के पास नहीं है, वो तो 1 ही कपड़ा पहन के आएगा ना, तो इसका मतलब भेदभाव हो जाएगा। इसको हीन भावना महसूस होगी कि मेरे पास बताओ 1 ही कपड़ा है, तो ऐसा भी नहीं है ना। तो इसलिए समानता की भावना दिखे, सब 1 ही कपड़े पहन के आएँगे प्रतिदिन, कोई बदले ना कपड़े, कोई फैशन ना दिखा सके। इस वजह से समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है? तो इसमें
ऑप्शन सही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होना चाहिए था। केवल तर्क सेकंड पुष्ट है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर पहला ही वाला। लेकिन देखो यहाँ दिया है दोनों ही तर्क पुष्ट है, तो इसका बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, गलत उत्तर है। सही होना चाहिए केवल तर्क सेकंड पुष्ट है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आप लोग बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन को आप सही से पढ़ लो, फिर वीडियो को चाहे थोड़ा-सा आप रोक दो, फिर इसके बाद आप बताओ कि क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से। ठीक है, मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से पहला होना चाहिए। क्वेश्चन देखो कह रहा है, यदि दिए गए विन्यास से सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है, तो एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर होगा? यानी कि एस के बाईं ओर, लेकिन कब? जब संख्याओं को हटा दें। तो सबसे पहले तो एक काम करो, सारी संख्याओं को आप हटा दो। तो मैं हटाता जाता हूँ सबसे पहले इन सारी की सारी संख्याओं को। देखो संख्या कौन-सी है? एक ये हटा दो, दूसरी वाली ये हटा दो, संख्या मतलब कि नंबर, एक ये हटा दो, इसके बाद ये भी हटा दो और यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है, इनको हमने हटा दिया, ठीक है? अब इनको हमें काउंट करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एस के बाईं ओर 9वें स्थान पर, तो एस तो ये है, इसके बाईं ओर हमें 9वें स्थान पर जाना है, तो 9वां स्थान कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और ये 9वां नंबर पे क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है, तो बस क्यू सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सेकंड नंबर करेक्ट होगा, ठीक है? तो समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ठीक वैसे ही अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप हमेशा ये याद रखो कि यहाँ पर छाया की लंबाई कितनी दिया है? 14 मीटर, और यहाँ छाया की लंबाई दिया है 28 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं इसको हम लिखेंगे h1 अपान में h2 इक्वल टू x1 अपान में x2। h1 का मतलब है कि पहली जो लंबाई छाया दिया है ये दिया है 14, तो आप लिख दो 14। h2 मतलब दूसरी वाली छाया की लंबाई, ध्यान देना आप, छाया की लंबाई और छाया की लंबाई दी है, तो इसलिए हम h2 लिखेंगे कितना? 28 दिया है तो 28 कर दो, बराबर में x1 का मतलब है दोस्तों कि पहली ऊंचाई कितनी रही है पेड़ की, तो ये थी 8 मीटर, तो 8 लिखेंगे। और कह रहा है खंभे की ऊंचाई, यानी कि दूसरा वाला पेड़ कुल मिला कहना चाहता है, तो उसको मानेंगे हम x। तो देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान में 2 इक्वल टू 8 अपान में x। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू आएगा 8 गुणे में 2 बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 मीटर। यानी कि जो खंभे की ऊंचाई होगी वो 16 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर इसका दूसरा है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो? देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दी है, तो इससे आप काट दो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा। बस यहाँ पर 2 आया, तो ये जो 8 दिया था गुणा करा दो, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, यानी कि लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? जैसे मान लो इस प्रकार का कोई कागज रहा होगा, ये मान लो कि 18 है और ये यहाँ पर 12 है, तो क्या कह रहा है कि अगर इसकी आवश्यकता होती है तो 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि एक शीट इतनी है और हमारे पास इतनी बड़ी शीट है, तो इतने एरिया की इसके अंदर कितने बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। चलिए देखते हैं, तो इसमें से शीट कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है, 72 सेंटीमीटर हटा दो क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो केवल यूनिट लिखेंगे, 48। नीचे कितनी शीट बनाना है? 18 गुणे में 72 की। तो देखो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72 यानी कि 4, और 12 तेईस 36, 12 चौक 48, तो बचेगा नीचे 4 गुणे में 4 बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में लिखा गया है करेक्ट, ठीक है? तो बस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है खेलों का प्रकार दिया है, टाइप्स की तैराकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारे गेम्स के नेम है। खेल प्रतिभागी संख्या, कितने लोगों ने वहां पर मान लो पार्टिसिपेट किया है, ये दिया है। जैसे तैराकी में पार्टिसिपेट किया है 350, फुटबॉल में 500 और ऐसे क्रिकेट में 10-20 ऐसे दिया है। आगे कह रहा है इसमें से कुल पुरुष जो है वो परसेंट में दिया है। कुल पुरुष जैसे 350 में से 40% पुरुष थे और 60% महिलाएं थी, ठीक है? अब उसमें से
जो सिलेक्टेड हैं उसमें से 10% पुरुष चयन हुआ और चयनित महिलाएं जो है 6%, कुछ ऐसे दिया है। अब हम देखते हैं हमें कौन सा वाला निकालना है। तो कह रहा है फुटबॉल के लिए उपरोक्त तालिका पर एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और चयनित वाले प्रतियोगियों की संख्या के विवरण को दर्शाया गया है, जो कि हमने देखा कितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और कितने का सिलेक्शन हुआ है। अब क्वेश्चन है कि फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया। तो पहले तो देखो फुटबॉल वाला डेटा कहाँ पर है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा ये फुटबॉल का ही दिया है। ठीक है, अब फुटबॉल में से देखो टोटल कितने लोग थे, ये 500 थे ना फुटबॉल वाले, तो टोटल तो 500 थे। अब 500 में यहाँ पर देखो कि महिलाओं की बात हो रही है, तो हमें देखेंगे कुल महिलाएं कितनी 20%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20% और परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। इस 20% में से दोस्तों जो 20% महिलाएं रही होंगी, इसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ, 10% का सिलेक्शन हुआ फुटबॉल में। तो 10% निकाल दो, 10 निकालेंगे और 10 बटे में हो जाएगा नीचे 100, तो 100 कर दो आप। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो बचा कितना 5 गुणे में 2 बराबर में आ जाएगा 10। तो कुल कितनी महिलाओं का चयन हुआ, 10 महिलाओं का, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि दिया। तो उम्मीद है क्वेश्चन देखो सेम वही पूरा डेटा दिया है, बस क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो देखो उपरोक्त तालिका जो हमने पिछली बार पढ़ा था, एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन में आओ डायरेक्ट, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। इसमें कह रहा है बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतियोगियों और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि अब की बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मेल में, वो तैराकी के लिए और यहाँ पर क्या दिया था बास्केटबॉल के लिए, दोनों का अनुपात बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बास्केटबॉल की बात करते हैं कि बास्केटबॉल के लिए चयनित अभ्यर्थी, तो बास्केटबॉल कहाँ पर है, बास्केटबॉल है। अब देखो बास्केटबॉल में 50% पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, तो 50% यानी कि 380 का अगर हम 50% निकालेंगे तो परसेंट हटता है तो नीचे आता है 100 गुणे में। अब जो 50% निकलेगा उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 20% सिलेक्ट हुए हैं, पुरुषों की बात हो रही है, तो उसका 20% निकाल दो तो 20 बटे में 100 आ जाएगा। देखो इसको काट देते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब देखो 5 का गुणा 38 में कराओगे तो 5 8 40, 5 3 15, 4 19 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। 100 क्या 10 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो इससे कट गया है, और गुणे में 2, तो ये 10 से ये जीरो जीरो कट गया, तो 19 दूनी 38, तो ये आ जाएगा दोस्तों 38। कौन सा, बास्केटबॉल वाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 38 और रेशियो। अगला निकालना है हमको तैराकी वाले चयनित पुरुष का जो अनुपात है वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तैराकी, तो तैराकी कहाँ है, सबसे ऊपर वाला है, तो ये देखो तैराकी वाले यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए हैं। टोटल कितने हैं 350, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 350 गुणे में। अब इसमें से पुरुष कितने हैं 40%, तो हम कहेंगे 40 और परसेंट मतलब नीचे जीरो आ जाएगा, गुणे में इस 40% में से सिलेक्ट कितने होते हैं 10% होते हैं, तो 10 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। तो अब देखो काटते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गया, तो 5 चौको 20, 5 3 15 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 2 14 हो जाएगा, तो 14 नीचे आ जाएगा 10, तो 10 में जीरो जीरो कट गया 14, यानी कि 38 अनुपात 14। इसको काट दो तो 2 9 19 होता है, 19 दूना 38 होता है, और यहाँ पर 2 सत्ते 14, यानी कि 19 अनुपाते में 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका तीसरा यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी डेटा से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन पूरा सेम है, क्वेश्चन अलग है लेकिन टेबल पूरा सेम है। वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या की कितने लगभग बराबर है, ये बताना है प्रतिशत। देखो वॉलीबॉल है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वॉलीबॉल सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो वॉलीबॉल वाली महिला, तो टोटल है यहाँ पर देखो दोस्तों 700, उसमें से कह रहा है कि यहाँ पर कुल महिलाएं जो है वो 70% है और जो पुरुष है वो 30 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 ताकि याद रहे, टाइम भी बचे। अब देखो 70% है तो इसका 70 निकाल लो, यहाँ पर ये कर लो, डबल जीरो कट गया, 749, 7 7 49, तो यानी कि 490 आ जाएगा। ये महिलाओं की संख्या आ गई। वहीं कह रहा है क्रिकेट के पुरुषों की बात हो रही है, तो पहले इसको एक काम करो 490 को आप लिख लो, ठीक है। और इसी में अगला कह रहा है क्रिकेट के पुरुष, तो क्रिकेट खेलने वाले ये हैं, टोटल 1020 लोग हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है, तो इसमें केवल हमें बताना है पुरुषों की संख्या। तो देखो पुरुष कितने हैं यहाँ पर, टोटल 60% दिया है, तो यहाँ पर आप करोगे 60 और परसेंटेज नीचे ये हो जाएगा। तो देखो आप डबल जीरो से डबल जीरो ये काट दो,
6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 कम 6 यानी कि 612 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा था क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की संख्या की, तो जो की लगा होता है वो सबसे नीचे रहता है, तो 612 सबसे नीचे रहेगा। जिसका पूछा जा रहा है वॉलीबॉल वो ऊपर रहेगा, गुणे में 100 क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। इसको और थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, काट लो आप इसको, 2 से काट लो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 बटे में 2 3 6 और यहाँ पर 0 2 छक्के 12, ये 0 यहाँ पर लिख लो, गुणे में आ जाएगा 100। 100 का एक हम 0 यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, बाकी यहाँ से एक 0 हटा दे रहे हैं। देखो तो 306 का अगर 8 बार करोगे तो 300 का 3 8 2400 लगभग आएगा, तो मतलब 8 बार में जाएगा और 0 है तो 80%। पॉइंट कुछ आएगा लेकिन आप इसको 80% मानो क्योंकि यहाँ पर लगभग बोला है, तो लगभग में 80% ही आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बस सही उत्तर हमारा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यही टेबल का ही है। क्वेश्चन बदल गया है कि यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था और 8000 वॉलीबॉल में भाग लिया था, तालिका में दिए गए प्रतिशत का उपयोग करते हुए, यानी कि जितने परसेंट यहाँ पर दिया है उसी का हम यूज करें परसेंटेज का, तो क्रिकेट और बॉलीवुड के लिए चयनित महिला प्रतिभागियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो क्रिकेट के लिए देख लेते हैं। तो क्रिकेट में टोटल हमारे हिसाब से क्वेश्चन के 9000 लोग आए। अब उस 9000 में से क्रिकेट के लिए यहाँ पर अगर महिलाओं को आप देखोगे तो 40%, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 और बटे में 100। अब देखो 40% में हमें चूंकि सिलेक्टेड बताना है, तो सिलेक्टेड में से कितनी सिलेक्ट हुई थी महिलाएं, यहाँ पर 8 हुई थी, तो 8% लिख दो, 8 बटे में 100 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4 जीरो हैं, ऊपर भी 4 जीरो, 3 जीरो और ये 4 जीरो काट दो, तो 4 नहीं 36 हो जाएगा, तो 36 और गुणे में 8 लिख दो। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करा सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, तो मैं करा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, याद रखना आप, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 24 4 28 यानी कि 288 आया। ये किसकी बात हो रही, क्रिकेट वालों की। और अगला 8000, तो देखो 8000 हमने देख लिया, 8000 में से बॉलीवुड वाले लेना है। तो पहले वॉलीबॉल, माफ कीजिएगा बॉलीवुड नहीं वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल वाले कहाँ है, सबसे नीचे है ये वाले, तो इनकी महिलाओं की ही बात हो रही है। तो वॉलीबॉल में कुल महिलाएं जो है कितनी हुई थी, 70%, तो इसका 70% आप निकाल दो, 70 और नीचे आ जाएगा 100। चूंकि हमें चयनित निकालना है, तो चयनित में देख लो आप कितनी सिलेक्ट हुई थी यहाँ पर महिलाएं, ये हुई थी 12%, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बस 12 बटे में 100 कर दो आप, तो यहाँ से आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3 जीरो 1 4 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो कट गए। अब फिर देखो 8 सते 56, 56 गुणे में 12। ठीक है, तो या तो आप चलो ऐसे मल्टीप्लाई करा लो, 12 छंग 72 हो जाएगा, 2 आएगा, 7 बचेगा और 12 पंचे 60, 60 7 हो जाएगा 67 यानी कि 67, 672 आएगा। तो यहाँ अनुपात में लिख दो 672। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे इसको 6 से काट दो, 6 चौक 24 हो गया, 4 बचा, 6 अठे 48, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर इसको आप काट दो 4 से, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये 12 आया, और यहाँ 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 अठे 32। फिर काटो 4 से, तो 4 तीन 12, 4 सत्ते 28, यानी कि 3:7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है वही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, यदि t इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2 है तो ट्यूसडे इनमें से किसके बराबर होगा, ये बताना है। तो पहले तो हम ये देखें कि t को 7 लिखा कैसे गया होगा और y को 2 कैसे लिखा गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ABCD लिख देता हूँ पहले। अब देखो यहाँ पर t को 7 कैसे लिखा गया, अगर मैं a को 1 2 3 4 ऐसे करके लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो t कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। टी का उल्टा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जी है, और टी का उल्टा जी लिखा गया, और जी किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। वहीं देखो y को 2 लिखा गया, तो y का अपोजिट क्या होता है, b, और b अगर 1 नंबर पे a आता है तो b आएगा 2 नंबर पे, तो y का अपोजिट 2, यानी कि समझ में आया कि उस लेटर का हम अपोजिट लिख देते हैं और उसका क्रम लिख देते हैं। तो ट्यूसडे का हमें बताना है। चलिए देखते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे मतलब कि टी आ रहा है और टी कहाँ पर लिखा हुआ है, तो टी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर जी, तो ये तो 7 ही रहेगा, तो देख लो ये पहले नंबर पे 7 आ जाएगा। यू देखो कहाँ पर लिखा है, यू है ये, यू का अपोजिट एफ, एफ यानी कि 6 नंबर पे, तो पहले आएगा 76 स्टार्टिंग में, तो सब में 76 दिया, देखो कितना चालाकी से इसका दिया गया है ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पर ई दिया है, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और वी आता है यहाँ पर 22 नंबर पे, तो 22 नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा 22, यानी कि 76 22 आएगा। तो देखो 76 22 76 22, और इस सब में 76 32 दिया है, तो ये तो गलत है, हटा दो इसको, 76 22 दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एस लिखा है, और एस का मतलब अपोजिट हो जाएगा एच, और अगर ये एफ आता है इस नंबर पे, एच आएगा 8 नंबर पे, तो यहाँ पर 8 लिख दो। अब डी लिखा हुआ है, तो डी मतलब कि डब्ल्यू, और डब्ल्यू किस नंबर पे आएगा, तो 23 नंबर पे, यानी कि 23 नंबर पे आ जाएगा। तो आप चेक करो जरा कहाँ पर आ रहा है, 76 22
823, 76 और 22 823 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहले वाले में आ रहा है, तो पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो ना 832 दिया है, माफ कीजिएगा 823 दिया है, तो 823 यहाँ दिया है, जबकि 800 यहाँ पर 63 दिया है, तो बस यही से उत्तर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है, वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह के संबंध में है। यानी कह रहा है कि इसमें जो दिया गया है उनमें से कौन संबंध नहीं दर्शाता। जैसे देखो कोई रोगी होगा तो कोई सर्जन आएगा, फिर उसकी सर्जरी करेगा, कौन? सर्जन। किसकी? रोगी की। संबंध बता रहा है ना। ठीक वैसे ही देखो यहाँ पर मिट्टी होगी तो कुम्हार, कुम्हार क्या करेगा? मिट्टी के बर्तन बनाएगा मिट्टी को लेकर के। वहीं कपड़ा होगा तो दर्जी होगा, और दर्जी क्या करेगा? सिलाई करेगा। वहीं पर देखो सब चौक होगा तो चौक का करेगा? अध्यापक पढ़ाएगा। किसको पढ़ाएगा? विद्यार्थियों को। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, विद्यार्थी आ गए तो डाउट हो गया। कैसे? मैं बाद में बताऊंगा। सब्जियां देखो, सब्जियां होती हैं रसोई में, हम क्या करते हैं? पकाते हैं। अब डाउट क्या था मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा। तो देखो पकाना ये एक काम है, सिलाई करना एक काम है, मिट्टी के बर्तन बनाना ये भी एक काम है, लेकिन विद्यार्थी कोई काम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो बस इस हिसाब से अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को देखते हुए ये गलत लग रहा है, इनमें से बिल्कुल भी अलग लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहले दूसरा ही, यानी कि अब विद्यार्थी वाला गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही बताना था। अब अगला क्वेश्चन में है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्कल को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखो जी आता है 7 नंबर पे, तो लिखा गया है। ओ आता है 15 नंबर पे, देखो 15 लिखा है, मतलब कि ABCD जो क्रमांक जो लेटर आता है जिस नंबर पे, उसी का क्रमांक लिख दिया। जैसे C 3 नंबर पे आता है, तो देखो यहाँ पर ये 3 लिखा है। E 5 नंबर पे, देखो 5 लिखा है। समझ में आ गया? अब आगे देखो इंग्लैंड, तो E किस नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। स्टार्टिंग में सब में 5 दिया है। अब हम लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट में 14, 44 और 44, 14 दिया है। तो देखो D आ रहा है, और D किस नंबर पे आता है? तो आप कहोगे 4 नंबर पे आता है, तो भाई 4 तो सब में आ रहा है, इसका मतलब लफड़ा कर दिया। पीछे वाला देखो N आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, तो 144 लास्ट में आएगा, तो 144 तो इसमें है नहीं, तो ये गलत, इसमें नहीं है तो ये गलत। अब इनमें से कोई एक सही होगा। तो अब हमें देखो ये 517 और 514 इनमें से पता कर लें तो आसानी से पता चल जाएगा। तो पहला तो पता चल गया। अब N किस नंबर पे आता है? अभी बताया आपको, तो N आता है 14 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 14, तो 514 आएगा पहले। और यहाँ पर क्या दिया? 517 दिया, हमें 514 लेना था। बस यहाँ से भी आप कर सकते थे। ऑप्शन नंबर इसका C, यानी कि तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। समझ गया? क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन क्या कह रहा है कि सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं। ठीक है, ये देखो सभी राजाओं, तो मैं एक गोला बना लेता हूँ, ये वाला एक बड़ा सा गोला, इस प्रकार से देखो सभी राजा, तो सभी राजा मतलब ये, तो सभी राजाओं के जो बाल होते हैं वो धूसर होते हैं। धूसर मतलब कि मैं D लिख देता हूँ। अगला कह रहा है कुछ योद्धा राजा बनते हैं, तो कुछ जो योद्धा होते हैं वो राजा बनते हैं, तो कुछ मैं योद्धा लिख देता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर योद्धा के लिए Y लिखा देता हूँ। अब कह रहा है क्वेश्चन में सभी योद्धाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सभी धूसर हों, यानी कि R Y थोड़ा अलग अलग है ना दोनों, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है सभी धूसर रंग के बाल वाले योद्धा राजा होते हैं, जिसके पास सभी धूसर रंग है ये वाले, सभी क्या बनते हैं? योद्धा राजा। यानी कि कहना चाहता है जो D है वो Y के अंदर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि Y तो यहाँ योद्धा है और D मतलब ये पूरा है, तो गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत, तो हमें कोई नहीं मिला, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। करेक्ट आंसर दूसरा। क्वेश्चन है एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है और बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को सूर्य और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच स्थित को किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से कहना चाहता है। तो देखो जरा, यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले शुक्र, और शुक्र कहाँ लिखा है? तो शुक्र को हम मंगल बोलते हैं, इसका मतलब पहले आएगा मंगल, तो ना तो इसमें पहले मंगल है ना इसमें, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा होना चाहिए, यहाँ पर कहना चाहता है तो मंगल इन दोनों में दिया है, लेकिन आगे देखो बुध लिया है, तो बुध को हम क्या बोलते हैं? शुक्र, तो मंगल के बाद शुक्र आना चाहिए, तो मंगल के बाद यहाँ पृथ्वी है, जो कि गलत है, क्योंकि बुध को हमने क्या माना है? शुक्र, और यहाँ पर मंगल शुक्र आ रहा है, तो इसका मतलब यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।
और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर 2 टाइप की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, एक एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से जिसमें पूरे का पूरा हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, और दूसरी प्लेलिस्ट जिसमें मैथ्स और रीजनिंग केवल करवाया है, तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनटीपीसी मैथ्स एंड रीजनिंग के नाम से। तो वहाँ पर आप ये पार्ट्स को देख सकते हो, और सारे पार्ट्स को हमने क्रम वाइज लगा दिया है, ठीक है, तो आप आसानी से उसको देख सकते हो। साथ ही एनटीपीसी के साथ-साथ ग्रुप डी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवाए हैं, चित्रों के माध्यम से भी समझाया है, और करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से बताया है। तो इससे आपको करंट अफेयर भी तैयार नहीं करनी, साथ ही साथ ये भी तैयार होती जाएगी। तो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, वहाँ पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर लिखा होगा एक एक पार्ट की लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। और इसके आगे वाला जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जिस पार्ट को आप देख रहे हो, इसका अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, लिखा होगा अगला पार्ट, सबसे पहली लिंक होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अगला पार्ट शुरू हो जाएगा इसके आगे वाला। अगर रिकॉर्ड नहीं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, उसकी लिंक हम वहाँ पर लगा देंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। और अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी अगला पार्ट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपना ख्याल रखिए, अगले पार्ट की लिंक पे क्लिक करिए। टेक केयर, बाय बाय।